हेलो बच्चों, तो आज हम पहले चैप्टर का रिवीजन करेंगे एंड दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इस लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट्स, जितने भी मेन कॉन्सेप्ट्स हैं हम सब डिस्कस करेंगे और साथ ही सारे फॉर्मूले, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं चार्ज के बारे में। बहुत बेसिक है लेकिन मैं स्टार्ट यहीं से करता हूँ, ठीक है। चार्ज क्या है? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। इंट्रिंसिक मतलब खुद की प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव मतलब बाहर से कोई प्रॉपर्टी आती है ना। एक्सटर्नल इम्पैक्ट से जो प्रॉपर्टी शो करता है उसे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। बट चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। बिल्कुल वैसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जैसे मास है ना। बट मास और चार्ज में एक बेसिक डिफरेंस है। जो हमारा मास है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, राइट। कि अगर कोई मास किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसमें चेंज आता है। हमने फॉर्मूला पढ़ा भी था, दैट वाज m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, राइट। यहाँ पर v क्या है? v वो वेलोसिटी है जिससे मूव कर रहा है एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, राइट। चार्ज भी वैसी ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। बट ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती। वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती मतलब कि अगर चार्ज किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो चेंज नहीं होगा, ओके। इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम, राइट। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि अगर आपको चार्ज को डिफाइन करना है, तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए हमें चार्ज के साथ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। सो दैट इज ऑल अबाउट चार्ज। अब ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी पोजेस करता है? ये बिल्कुल चार्ज जो है ना, बहुत हद तक जो प्रॉपर्टी हमारा एनर्जी पोजेस करता है वही करता है, राइट। जैसे एनर्जी के बारे में क्या बोलते हैं? कैन neither be created nor destroyed। सेम चीज हम चार्ज के बारे में भी बोल सकते हैं। चार्ज के बारे में भी हम क्या बोल सकते हैं कि चार्ज भी neither can be created nor destroyed, right। it only can be transferred from one body to another body। एनर्जी के लिए हम क्या बोलते थे? इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, राइट। ये पहली प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, सेम बिल्कुल एनर्जी की तरह ही होता है। दूसरी प्रॉपर्टी हम क्या बोल सकते हैं कि अगर एनर्जी के बारे में हम बात करें और कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? सपोज आप अपने आप को आइसोलेट कर लो, कहीं पर एक कमरे में बंद हो जाओ, तो उसका मतलब है कि जो आपके बाहर की जो सराउंडिंग है उसका इम्पैक्ट आप अपने ऊपर नहीं डालना चाहते, राइट। सेम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका मतलब है कि बाहर से अगर सपोज एक एनर्जी एक कमरे में आइसोलेटेड है या एक सिस्टम में आइसोलेटेड है, इसका मतलब है कि जो बाहर से एनर्जीज है उसका इम्पैक्ट इस सिस्टम पर नहीं पड़ेगा, राइट। तो अगर कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो वहां पर चार्ज क्या होगा? कांस्टेंट होगा, है ना। ऑब्वियसली जब बाहर से इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा है ना। और चार्ज क्या होता है? डिस्ट्रॉयड हो नहीं सकता है ना क्रिएट किया जा सकता है। तो अगर एक पर्टिकुलर चार्ज को आप सिस्टम में बंद कर दोगे तो वो तो नहीं बना रहेगा। तो इसे हम बोलते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है। इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कांस्टेंट, राइट। इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कांस्टेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है कि चार्ज आपका फ्रैक्शन में
कभी भी अवेलेबल नहीं होता है या फिर एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। जो स्मॉलेस्ट चार्ज है इंडिपेंडेंटली जो एग्जिस्ट कर सकता है वो है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये स्मॉलेस्ट है तो ये इसी क्वांटिटी में एग्जिस्ट करेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर n इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये चार्ज हमारे पास हमें मिल सकता है, राइट। इसका मतलब क्या हो सकता है कि अगर टोटल चार्ज हम बोले और उस पर्टिकुलर सिस्टम में हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम बोल सकते हैं दैट इज Ne, Ne, और ये कहीं कहीं पर लिखा होता है प्लस माइनस n, राइट। क्योंकि चार्ज देखो, अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन में भी इतना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, राइट। और प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, इतना ही होता है, बस वो पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो प्लस n हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो माइनस n हो जाएगा। बस यहाँ पर ये याद रखना है कि n क्या है, इंटीजर है, n इज एन इंटीजर, मतलब आपका यहाँ पर n क्या है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, राइट। इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट। एंड दैट इज q is equal to plus minus n, q is equal to plus minus n, राइट। ओके, तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने चार्ज के बारे में क्या पढ़ा कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मास की तरह, बट वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। देन उसके बाद इसकी SI में कूलम है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत हद तक एनर्जी की तरह हैं, मतलब इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू another body, right। अब in any isotropy related system the charge is constant and then net charge कितना होगा, नेट चार्ज कितना होगा, दैट विल बी q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन, एंड उसमें जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। अब हमने यहाँ पर बात की कि ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, राइट। तो मतलब हम चार्ज कर सकते हैं किसी बॉडी को, तो इस चार्ज करने के कितने तरीके हैं, कौन कौन से तरीके हैं, तो नाउ वी विल स्टडी द वेज ऑफ चार्ज, राइट। चलो देखते हैं कैसे हम चार्ज कर सकते हैं। द फर्स्ट मेथड इज बाय फ्रिक्शन, जिसे हम बाय रबिंग भी बोलते हैं, राइट। द फर्स्ट मेथड इज एंड दैट इज वेज टू चार्ज एनी बॉडी। नंबर 1 बाय फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन से क्या होता है, सपोज अगर मैं अपने हाथ को और इस पेन को रब करूंगा, राइट, तो क्या होगा, दोनों का फ्रिक्शन है, दोनों सरफेस का कोई फ्रिक्शन होगा। अब अगर मैं रब कर रहा हूं तो ये हीट होगा। हीट होने का मतलब क्या है कि थर्मल एनर्जी एक्सचेंज हो रही है ना। आप करके देख लो, आप अपने हाथ को ही हाथ में रब करोगे, ठंडी में जब हम हाथ रब करते हैं क्या होता है, हाथ गर्म हो जाता है। इसका मतलब थर्मल एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, और थर्मल एनर्जी एक्सचेंज हो रही है तो उस थर्मल एनर्जी के साथ हमारा क्या होगा, चार्ज भी ट्रांसफर होगा, चार्ज भी ट्रांसफर होगा। इसी मेथड को हम बोलते हैं चार्ज बाय फ्रिक्शन। मतलब कि अगर आप कहीं भी, ये मैं सरफेस मान लेता हूं और ये आप एक दूसरे के ऊपर रब करोगे तो यहां पर क्या होगा, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होगी, और इस थर्मल एनर्जी के साथ ही क्या ट्रांसफर होगा, चार्ज, राइट। तो ये एक मेथड है किसी भी बॉडी को चार्ज करने का, है ना। मतलब आप रब करो उसको, फ्रिक्शन की वजह से थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होगी और उससे आपकी बॉडी चार्ज हो जाएगी। नेक्स्ट इज चार्ज बाय कंडक्शन। द नेक्स्ट मेथड इज बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन। अब बाय कंडक्शन क्या है कि किसी बॉडी में कोई चार्ज है, मतलब कि सपोज मैं मान लेता हूं ये है और ये निगेटिवली चार्ज है,
और मैं किसी दूसरी बॉडी को लाके इससे टच करा देता हूँ, इससे टच करा देता हूँ, है ना। ये बिल्कुल हीट की तरह है। देखो मैंने बोला था कि इसकी बहुत सिमिलरिटी है चार्ज की एनर्जी से, है ना। अब अगर मैं हीट एनर्जी की बात करूं, आपके हाथ में कोई हीटेड स्पून है और उसको आप किसी बाउल में टच कराओ, है ना, बस वो कंडक्टर होना चाहिए, हीट ट्रांसफर होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही होता है, नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पर आपका कोई चार्ज नहीं है, आपने टच कराया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। इसी को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। एंड थर्ड इज बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन, अब इस मेथड में हम टच नहीं कराते हैं, इस मेथड में हम टच नहीं कराते हैं, राइट। अब ये मेथड फिर कैसे होता है, टच नहीं कराते हैं। देखो सपोज ये है, यहां पर है पॉजिटिव चार्ज, लेट्स सी, और ये जिसमें चार्ज नहीं है। देखो हाँ, चार्ज नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें चार्ज बिल्कुल भी नहीं है। चार्ज नहीं है का मतलब कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है, राइट। ये बात याद रखना। ऐसी अगर कोई बॉडी आपको मिल रही है कि जिसमें कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स वो न्यूट्रलाइज्ड है, मतलब जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है, राइट। तो जैसे ही कॉन्टैक्ट में लाओगे, देखो अभी कॉन्टैक्ट नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं है, पर जैसे ही पास लाओगे तो क्या होगा, अब निगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इनको लगेगा कि अब होने वाला है मिलन, है ना। अब मिलन होने वाला है तो सारा निगेटिव चार्ज इस बॉडी का ऑब्वियसली उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। तो ये सारा इधर इकट्ठा हो जाएगा, सारा इधर इकट्ठा हो जाएगा, मतलब कि एक सरफेस आपकी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, दूसरी सरफेस आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज होता तो उसका उल्टा हो जाता, राइट। अब इसको आप अर्थ कर दोगे तो ये चार्ज नीचे चला जाएगा, पूरी सरफेस में क्या बचेगा, निगेटिव चार्ज बचेगा, जिसे बोलते हैं। देखो अभी आपने कांटेक्ट तो नहीं किया इसमें, है ना, लेकिन आपकी बॉडी क्या हो गई है, चार्ज हो गई है, इसे हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, राइट। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो हमने वेज ऑफ चार्ज किसमें पढ़ा, बाय फ्रिक्शन, इसमें थर्मल एनर्जी हमारी ट्रांसफर होती है, और उस एनर्जी के साथ ही क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है। देन बाय कंडक्शन हम टच करा देते हैं, टच करने से जो हमारा एक बॉडी में चार्ज है दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। देन बाय इंडक्शन हम टच नहीं कराते हैं, है ना, लेकिन अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो एक सरफेस में हमारा निगेटिव चार्ज आ जाता है, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज था, दूसरे सरफेस में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, आई गेस क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट फॉर द चार्जेस इज, किसी भी बॉडी में नेट चार्ज कितना होता है, एंड दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो कोई प्रूफ मैं नहीं कराऊंगा आपको, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, और द गुड थिंग इज कि ऑब्जेक्टिव आना है सारा, तो प्रूफ की जरूरत भी नहीं, मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, फॉर्मूलेस बता दूंगा, राइट। सपोज कोई एक बॉडी है और इसमें बहुत सारे चार्ज हैं, राइट। मैं चार्ज को नेम कर रहा हूँ, सपोज दिस इज Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सपोज Qn। कुछ पॉजिटिव चार्ज है, कुछ नेगेटिव है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर किसी चार्ज पे, अगर किसी चार्ज पे आपको, अगर सपोज इस चार्ज पे फोर्स देखना है, फोर्स कितना लगता है वो अभी हम बात करते हैं। अगर सपोज आपको इस चार्ज पे देखना है कि इन चार्जेस की वजह से क्या फोर्स लग रहा है ना, तो जो नेट फोर्स होगा, है ना, सपोज आपको nth पे देखना है, सपोज इस चार्ज पे देखना है, इस चार्ज किसी पे भी देख लो, है ना, मैं इस पे देखता हूँ तो फॉर्मूला थोड़ा सा ज़्यादा बेटर बन जाएगा। तो ये होता है F, इस पे देखना है n पे, तो n ड्यू टू 1 प्लस F n पे देखना है ड्यू टू 2 प्लस F n ड्यू टू 3 एंड सो ऑन F n n-1, मतलब जितने भी टोटल चार्ज हैं
उससे एक पर्टिकुलर चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, दैट इज गिवन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखो बस यहां पर ये देखना होता है कि ये होता है एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम होता है विद साइन, विद साइन, है ना। बिल्कुल वैसा ही होता है। देखो अगर मैं इसमें नेट चार्ज देखूं तो क्या है, नेट चार्ज देखूं तो जितना पॉजिटिव चार्ज है जितना निगेटिव चार्ज है, कट पिट के जो बचेगा जिस भी साइन में बचे, सपोज -6 है आपका, ये निगेटिव चार्ज है एंड 5 क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट कितना बचेगा, -6 + 5 दैट इज -1। ये आपका नेट चार्ज बचेगा, राइट। अगर पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगी तो पॉजिटिव नेट चार्ज बचेगा। तो एल्जेब्रिक सम में आप सम तो करते हैं बट विद साइन करते हैं, ओके। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि अगर किसी एक सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं, है ना, और सारे चार्ज एक दूसरे के ऊपर कुछ तो फोर्स लगाएंगे, ऑब्वियसली देखो पॉजिटिव चार्ज इधर निगेटिव चार्ज ये कहेगा आ जाओ, है ना, फोर्स ही तो लगा रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है कहता है भगो दूर चलो, है ना। सो फोर्स लगा रहे, आइदर तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या तो फिर रिपल्सन वाला फोर्स होगा, है ना, अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल्सन फोर्स होगा, बट फोर्स तो होगा। तो जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज जिस पे भी आप कंसीडर कर रहे हो। तो अगर आप nth चार्ज पे कंसीडर करें दैट Fn1 + Fn2 and so on Fn-1, राइट, है ना। वैसे तो ये मुझे थोड़ा सा बाद में बताना चाहिए था, बट ठीक है, अभी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये फोर्स कितना होगा, फोर्स कितना होगा, ये कौन कौन से फोर्स लगा रहे हैं। ये फोर्स दिया था कूलम्ब्स लॉ, जिसे हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं इससे, है ना। कूलम्ब्स लॉ ध्यान से समझिएगा। इन्होंने बोला था कि अगर कोई भी दो चार्ज है, सपोज अभी मैं पॉजिटिव ही ले लेता हूँ, कोई भी दो चार्ज है ना, तो वो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं। ऑब्वियसली सेम चार्ज है तो मैंने बोला है, और ये इनके बीच की डिस्टेंस इट इज गिवन r, है ना। तो कौन सा फोर्स लगाएंगे, ऑब्वियसली रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, राइट। तो ये फोर्स होता है कि Q1 Q2 अपॉन r²। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स होता है, यहाँ जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, एंड डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। तो जब इन दोनों वैल्यू देखते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है दैट इज परमिटिविटी, परमिटिविटी, इसके बारे में हम अलग से भी डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है परमिटिविटी। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, देखो अब आपका फोर्स कैसा है, फोर्स है आपका वेक्टर क्वांटिटी, मतलब आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, राइट। मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल गया कि फोर्स है कि Q1 Q2 अपॉन r²। अब डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन है उसकी, अब फोर्स ये क्या है, दोनों पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे, तो उसी लाइन ऑफ एक्शन पे हमारा डायरेक्शन होता है, राइट। तो डायरेक्शन क्या है, उसी लाइन ऑफ एक्शन पर होता है। अब जो भी फोर्स इसमें से ज्यादा है ना, सपोज ये 5 है ये 4 है तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, अगर ये 5 है ये 4 है तो उस डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट। ये है डायरेक्शन, बट इसके कुछ एजम्पशंस भी थे, है ना, कुछ लिमिटेशंस भी थी। लिमिटेशंस ये थी कि ये दोनों चार्ज जो है ना ये पॉइंट चार्ज होने चाहिए, मींस चार्ज कैसे होने चाहिए, ये होने चाहिए पॉइंट चार्ज, मतलब बहुत छोटे चार्ज होने चाहिए, तभी आप ये लगा पाओगे। एंड दूसरी लिमिटेशन ये थी कि ये कैसे होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए, मतलब मूव नहीं करने चाहिए, राइट, मतलब कि मूवमेंट नहीं होना चाहिए, मूव नहीं करने चाहिए। देखो बहुत सिंपल सी बात है, सपोज आपको कोई पसंद है ना, सपोज आपका कोई क्रश है, अब वो अगर स्टेबल बैठा हुआ है ना, तब तो आपके बीच में कोई कनेक्शन स्टेब्लिश होगा,
राइट। अगर वो मूव कर रहा है इधर उधर 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 तो कैसे आपके बीच में कोई कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, नहीं हो पाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी यही लिमिटेशन है कि अगर ये चार्ज मूव कर रहे हैं तो ये फिर वैलिड नहीं है ना, क्योंकि अगर मूव कर रहे हैं तो एक कनेक्शन स्टैब्लिश ही नहीं होगा। जब तक वो स्टैब्लिश नहीं होगा तब तक एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलेगी, राइट। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई गेस इससे एक आधा क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, है ना, ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो इट सेज कि अगर आपके कोई दो चार्ज हैं तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है, वो अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सन फोर्स भी हो सकता है ना, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, बट उसका मैग्नीट्यूड होता है k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, एंड जो k की वैल्यू है दैट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी, राइट। और इसकी लिमिटेशंस क्या है? इसकी लिमिटेशंस है कि पॉइंट चार्ज होना चाहिए और ये चार्ज मूव नहीं करने चाहिए। इन्हीं फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। किसी एक पर्टिकुलर फोर्स पे, अगर nth फोर्स पे आप सारे फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम ले लो, है ना, तो वो आपको देता है नेट फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज, राइट। चलिए ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं परमिटिविटी की, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सिर्फ इसको मिटा देता हूँ और कूलम्ब्स लॉ को यहीं पर बने रहने देता हूँ। So that now is permittivity, right? Permittivity ये हमें कहाँ से मिला कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन, राइट। नॉट का मतलब है वो अभी मैं समझाता हूँ। देखो, आप एक बार ऐसी दौड़ लगाओ अपने आस पास, कहीं पर भी आप दौड़ रहे हो, है ना, मतलब क्या कर रहे हो आप, जो आपका नॉर्मल एटमॉस्फेयर है उसमें दौड़ रहे हो, है ना, एंड देन यू आर रनिंग इन अ स्विमिंग पूल, जहाँ पर आप वाटर में आपको मूव करना है। किस में मुश्किल होगा, है ना, ऑब्वियसली वाटर में मुश्किल होगा। सो इससे हम क्या कॉन्सेप्ट बना सकते हैं? हम ये बना सकते हैं कि आपका मीडियम आपके फ्लो को कंट्रोल करता है, राइट। तो सिमिलरली जब चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है वो भी मीडियम कंट्रोल करता है, राइट। अब मीडियम जितना कम फोर्स लगाएगा, है ना, चार्जेस के बीच में फोर्स उतना ज्यादा होगा, है ना। और डिटेल में समझो, इसे हम बोलते हैं मीडियम की परमिटिविटी, है ना। मतलब कि सपोज आप किसी घर में जा रहे हो, है ना, या फिर किसी ऑफिस में जा रहे हो, बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है ना, वो आपको अलाउ करता है, आप आसानी से चले जाते हो। आपको अलाउ नहीं करता है बट आपको जाना है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर मीडियम अलाउ कर रहा है तब तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, फ्री लगेगा। बट अगर मीडियम अलाउ नहीं कर रहा है फोर्स को, है ना, मीडियम कह रहा है कि नहीं ये तुम दोनों का कनेक्शन है, ये हमारे एरिया में हो रहा है तो मैं अलाउ नहीं करूँगा इसे, है ना, मैं फोर्स लगाऊंगा। लेकिन प्यार को कौन रोक सकता है ना। तो वो भी कोशिश तो करेंगे बट ऑब्वियसली क्या होगा, फोर्स कम लगेगा। तो मीडियम कहाँ पर सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा? जब हम क्या बात करें कि फ्री स्पेस है, कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा है, फ्री स्पेस है, कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा है, उसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, है ना, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। ये क्या होती है? यहां पर ये मिनिमम, है ना, मतलब कि सबसे कम रोक रहा है फोर्स, सबसे कम रोक रहा है, तो ये मिनिमम है। अगर तो के क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और के मल्टीप्लिकेशन में है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, फोर्स भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। लेकिन अगर किसी और मीडियम में मैं बात करूं, सपोज इन एनी अदर मीडियम, इन एनी अदर मीडियम, तो के एम क्या हो जाएगा, के एम क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन। मतलब ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम, जिस भी मीडियम में आप बात कर रहे हो
राइट। तो एक नया कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है। अब देखो, हर मीडियम की परमिटिविटी हम फ्री स्पेस के रेफरेंस में देख लें, है ना। सपोज कोई मीडियम है जो जितना ये परमिट कर रहा है उससे हाफ परमिट कर रहा है, उससे हाफ परमिट कर रहा है, तो वो फोर्स को क्या कर देगा, हाफ कर देगा, राइट, है ना। तो उस टर्म को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब फ्री स्पेस के रेफरेंस में अगर हम परमिटिविटी देखते हैं, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से, एंड दैट इज एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब अगर ये फोर्स के फॉर्मूले में मैं पुट कर दूं, अगर मैं फोर्स के फॉर्मूले में पुट कर दूं, तो अगर मैं यहां पर लिख देता हूं एफ एम आएगा कि एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एफ नॉट आएगा के नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सेम सिस्टम है, सेम चार्ज है, सेम डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, बट हमने क्या किया है, मीडियम चेंज कर दिया है। और अगर मैं इनको एक दूसरे से डिवाइड कर दूं तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, तो एफ एम अपॉन एफ नॉट क्या आ जाएगा, के एम अपॉन के नॉट। और एप्सिलॉन और के एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम, क्योंकि 1/4 तो कांस्टेंट है, ये बन जाएगा। अगर इसी को यहाँ पर पुट करना है तो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा, एफ नॉट अपॉन एफ एम। अब इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि अगर मीडियम की, किसी मीडियम की परमिटिविटी आपके इससे क्या है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो बताओ उस मीडियम में फोर्स कितने टाइम्स लगेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या क्या करोगे आप, 2 पुट कर दोगे, एफ एम की वैल्यू निकालोगे, राइट, कितने टाइम्स है, राइट। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, सो आई गेस कूलम्स लॉ एंड परमिटिविटी क्लियर है आप लोगों को, राइट। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो देखते हैं इसके बाद में। अब देखो इसमें बहुत सारे प्रूफ हैं, अब प्रूफ स्टार्ट होने वाले हैं, बट हम प्रूफ तो नहीं करेंगे, बट आपको सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले में कराएंगे, राइट। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चलो इसके बारे में बात करते हैं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कि सपोज यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है, सपोज +Q रखा हुआ है। अब ये देखा गया कि अगर एक कोई टेस्ट चार्ज, कोई टेस्ट चार्ज, बहुत छोटा सा चार्ज, मतलब सिर्फ जिसकी इसकी, अच्छा ठीक है हम डिस्कस करते हैं, ये अगर इसके पास लाया जाता है तो ये एक फोर्स फील करता है ना। इसके जैसे जैसे पास लाते जाते हैं तो एक फोर्स फील करता है, राइट। अब ये फोर्स क्या है, ये फोर्स क्या है, फोर्स तो हमें पता ही है, अभी हमने पढ़ चुके हैं, है ना। दैट फोर्स इज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कोई फोर्स फील करता है, राइट। अब यहाँ पर अगर सपोज इसे हम ऊपर नहीं बोल रहे, ये फोर्स लग रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर इसके अंदर ये यूनिट चार्ज है ना, ये क्या है, यूनिट चार्ज है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो हम क्या बोल सकते हैं, F अपॉन Q नॉट दिस इज इक्वल टू KQ अपॉन आर स्क्वायर, KQ अपॉन आर स्क्वायर। मतलब कि अगर ये कोई फोर्स नहीं लगा है, अगर ये कोई फोर्स इस पर नहीं लगा, इसीलिए से बोलते हैं टेस्ट चार्ज, कि ये कुछ नहीं कर रहा है ना, तो जो सारा फोर्स होगा वो इसकी वजह से होगा। तो ये बोला गया कि यहाँ पर एक फील्ड है जो फोर्स लगा रही है। क्यों बोला गया ये, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यहीं पर पास में आने पर आप पर फोर्स लग रहा है। देखो डिस्टेंस है, जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रही थी फोर्स ज्यादा लगने लग रहा है, और जैसे जैसे कम होगा फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा।
तो इसका मतलब यहाँ पर तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है ना। यहाँ पर भी अगर फोर्स लग रहा है, इसको बोल देते हैं हम यार डिस्टेंस पर है, तो अगर ये इधर आता है तो डिस्टेंस कम हो रही है, डिस्टेंस कम हो रही है, फोर्स लग रहा है। मतलब कहते हैं कि एक फील्ड लगा रहा है, यहाँ पर इसने अपनी एक फील्ड बना रखी है चार्ज ने, और ये फील्ड क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है, राइट। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज अपॉन क्यू नॉट, इसी को हम बोल देंगे ई, एंड दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जिस भी चार्ज की वजह से आपको देखना है, जिस भी चार्ज पर आपको फील्ड देखना है, वो होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। बस याद क्या करना है, फॉर पॉजिटिव चार्ज, अभी हम फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा सा पहले इंटेंसिटी के बारे में पढ़ लें, फिर फील्ड के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। फॉर पॉजिटिव चार्ज जो फील्ड होती है वो आउटसाइड होती है, फॉर पॉजिटिव चार्ज फील्ड इज आउटसाइड, एंड फॉर निगेटिव चार्ज जो फील्ड होती है वो इनसाइड होती है, राइट। सो कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर कोई एक मासूम सा बंदा है ना, वो चल के आ रहा है, यहाँ पर एक कोई सा गुंडा सा बैठा हुआ है, तो ये बेचारा कुछ नहीं कर रहा है, तब भी ये हड़की उड़की मार रहा है उसको, राइट। तो वो हड़की उड़की क्या है, जितना पास आता जाएगा उतना ज्यादा घूर रहा है वो, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना, क्योंकि इसकी वजह से हम कोई फोर्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तभी तो चेक कर पाएंगे कि इस इंडिविजुअल चार्ज के देखो, अब अगर आप बोलोगे कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, कि अगर आप कोई कितना भी छोटा चार्ज देंगे आप कुछ तो फोर्स लगाएंगे, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि ये कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, हम जितना पॉसिबल है उतना ऐसा चार्ज ले रहे हैं जिसका फोर्स बहुत मिनिमम, बहुत यूनिट चार्ज हो, राइट। तो सारा फोर्स इसकी वजह से आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज, है ना। फॉर पॉजिटिव चार्ज ये आउटसाइड लाइन्स होती है, और फॉर निगेटिव चार्ज अगर यहाँ पर आप माइनस क्यू ले लो इसे, तो ये लाइन्स इस तरीके से बन जाएंगी, है ना। ये लाइन्स क्या सीन है इनका, क्या बनती है, ये हम डिस्कस करेंगे, है ना। बट पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में थोड़ी और बातें कर लेते हैं, राइट। ओके, चलो ठीक है, आप तो सपोज यहाँ पर एक चार्ज प्लस क्यू है, क्यू ए बोल देते हैं इसे, और यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू बी। अब यहाँ पर तुमने बोल दिया कि अबे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे होंगी इस तरीके से, और यहाँ पर कुछ ऐसे होंगी। देखो ये मैंने ऐसे ही क्यों बनाया है, ये कि आप कैसे बनाओगे, क्या ये फिक्स है कि ऐसे ही बनाना है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। बस थोड़ा सा समझ रखो, और ये डिस्टेंस है इसकी सपोज आर, राइट, या फिर इनके बीच की डिस्टेंस आप एल भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, जो आपकी मर्जी है, लेकिन हम आर ही पढ़ रहे हैं तो आर देख लो। अब देखो ये कैसा, देखो आपको टग ऑफ वॉर जैसा नहीं लग रहा है, टग ऑफ वॉर जैसा लग रहा है, एक पकड़ रहा है, एक खींच रहा है। अब अगर आप ये सोचो कि अगर दो अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, है ना, दो अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज ये 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, राइट। तो नेट फोर्स सबको पता है कि ये 2 न्यूटन होगा, इधर 2 न्यूटन होगा। ये कैसे होगा, इधर से कम होता होता जाएगा, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, इसने अपना 1 न्यूटन खत्म किया, इसका खत्म किया, अपना 2 किया, इसका खत्म किया, यहाँ पर 0 हो गया, ये क्या हो गया 0, तभी तो इधर से 2 न्यूटन आया सिर्फ, इसका 3 खत्म किया, अपना 3 खत्म किया, सिर्फ 2 न्यूटन बच गया। मतलब कि अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो यहाँ पर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 सब में। सपोज हम मान लेते हैं कि यहाँ से
एक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो वो किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, राइट। सो उसका फॉर्मूला होता है दैट इज एक्स इज इक्वल टू, अगर आपने आर डिस्टेंस मानी है, अंडर रूट क्यू बी अपॉन क्यू ए प्लस 1। एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन, फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना। ये कब है फॉर्मूला, फिर चार्जेस आर सेम। और मैं बताना भूल गया था, बट अगर ये सिर्फ चार्ज के लिए भी किया जाए कि सपोज यहाँ पर एक चार्ज क्यू ए रखा हुआ है, यहाँ पर एक चार्ज क्यू बी रखा हुआ है और दोनों सेम चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है, तो हम कहाँ पर ऐसा चार्ज रखें कि वो इक्विलिब्रियम में हो जाए, है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब कि अगर यहाँ पर मैं चार्ज रख दूँ, अगर मैं यहाँ पर कोई चार्ज क्यू सी रख दूँ तो वो इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर जीरो है ना, मतलब वहां पर कोई फोर्स उस पर नहीं लगेगा, और नहीं रहेगा तो आराम से इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। अगर सपोज यहाँ पर रखूं तब तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कोई फोर्स लग रहा है, तो जिधर की तरफ फोर्स लग रहा है उधर की तरफ चार्ज मूव करेगा, बट अगर यहाँ पर रख दूं तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो अगर मैं ये भी बोलता हूँ कि कौन सा चार्ज मैं इसके बीच में रखूं और कितने डिस्टेंस पर रखूं कि वो इक्विलिब्रियम में हो, सेम फॉर्मूला, राइट। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी वहीं पर चार्ज रख दो, अगर वहां पर चार्ज रखोगे तो इक्विलिब्रियम में होगा। अगर ये अपोजिट हो जाता है सिनेरियो, है ना, मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपको, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, क्यू बी एंड दैट इज क्यू ए, इनके बीच में डिस्टेंस है आर। अब देखो ध्यान से, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बाहर की तरफ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ, राइट। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ है, मतलब सेम डायरेक्शन में फील्ड है। अगर सपोज आप यहां पर रखते हो, यहां पर रखते हो, इधर क्या है, ऐसे है, और इधर क्या है, ऐसे, राइट। तो अगर आप यहां पर चार्ज रखते हो तो सेम मूव कर रहा है ना, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, एक ही डायरेक्शन में मूव किया जा रहा है, राइट, एक ही डायरेक्शन में मूव किया जा रहा है। बट अगर आप यहां पर रखते हो, सपोज यहां पर देखो, तो यहां पर ये क्या करेगा, अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ये क्या करेगा, बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो पॉसिबिलिटी है, आई डोंट नो, मतलब लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है जीरो हो जाए, राइट, हो सकता है ये जीरो हो जाए किसी पॉइंट पर, है ना। सिमिलरली अगर आप यहाँ भी रखोगे तो ये बाहर ले जाने की कोशिश करेगा, ये अंदर ले जाने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है जीरो हो जाए, है ना। कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है, बट देयर आर चांसेस। यहाँ पर तो देखो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि ये भी बाहर ले जा रहा है, ये अपनी तरफ ले रहा है, सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो जीरो कैसे हो जाएगा, जीरो कैसे हो जाएगा, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है जीरो होने की, राइट। तो अगर हम इसकी डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं, सपोज कि यहाँ पर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, x है, तो कहां पर रखेंगे हम चार्ज जीरो हो जाए, राइट। सो दैट x विल बी अगेन इक्वल टू r अपॉन अंडर रूट क्यू बी अपॉन क्यू ए माइनस, राइट, क्यू बी अपॉन क्यू ए माइनस 1। बस याद करने वाली बात क्या होगी, यहाँ पर याद करने वाली बात यह है कि ये जो भी चार्ज ज़्यादा हो उसे ऊपर रख देना, वरना ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, राइट। नेगेटिव में आ जाएगी तो बस मान लेना कि अगर आपने उधर x माना है तो इधर x होगा, बस इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर जीरो होगी, ये फॉर्मूला है सेम चार्ज है, ये फॉर्मूला है ना अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस, राइट। आई थिंक कितना क्लियर है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सर्कुलर आर्क। राइट, अब अगर सपोज कोई एक सर्कुलर आर्क है इस तरह की कुछ, ये एंगल आपका थीटा है और ये
राइट। और यहाँ पर कोई चार्ज है, दिस इज द चार्ज, और आपको देखना है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, राइट। अब देखो ये चार्ज कैसे बनेगा, ये चार्ज कैसे बनेगा। सपोज एक चार्ज है और उसको आपने ऐसे स्प्रेड कर दिया, जैसे हम ब्रेड में जैम या बटर स्प्रेड करते हैं वैसे ही स्प्रेड कर दिया। ये कोई सरफेस थी, चार्ज को आपने ऐसे स्प्रेड कर दिया, राइट। अब अगर ये ऐसे स्प्रेड कर दिया है तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इसकी इंटेंसिटी हम सपोज किसी टर्म से बोल देते हैं, दैट इज लैम्डा, एंड दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, राइट। चार्ज डेंसिटी मतलब Q अपॉन सरकमफ्रेंस, उसी में तो स्प्रेड किया है। टोटल चार्ज कितना था, सपोज Q था, टोटल चार्ज Q था, उसको आपने यहाँ पर स्प्रेड कर दिया है, दैट इज चार्ज अपॉन सरकमफ्रेंस, राइट। इसके लिए जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है दैट इज E इज इक्वल टू 2K लैम्डा अपॉन R साइन अल्फा बाई 2, लैम्डा अपॉन R साइन अल्फा अपॉन 2, ये आती है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। अब यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू देखो, सरकमफ्रेंस आपको पता है क्या होता है ना, कि अगर R होती है, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज कहाँ पर लिखा, यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो पूरे सर्कल का होता है, 2 पाई आर पूरे सर्कल का होता है, इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये हो जाता है किसी भी आपका, अगर ये आपको थीटा सॉरी थीटा मानना है तो इससे थीटा लिख देते हैं, राइट। 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, राइट। अब अगर सपोज यही सरफेस आपका सेमी सर्कल हो जाए, सेम सरफेस आपकी क्या हो जाए, सेमी सर्कल हो जाए। अगर ये सेमी सर्कल होगा तो इस तरह का कुछ सीन बन जाएगा, है ना। सपोज केस 1 में अगर ये हो जाता है, ये सब क्या है, स्प्रेड ऐसे कर दिया है हमने, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड कर दिया है और इसकी रेडियस क्या है आ रहा है, यानी थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी E इज इक्वल टू 2K लैम्डा अपॉन R इंटू साइन 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू क्या होती है 1, तो फॉर्मूला कितना बचेगा 2K लैम्डा अपॉन R, है ना। और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 2Q अपॉन 2 पाई R, है ना, इनटू थीटा कितना 180 अपॉन थीटा में कितना पुट किया, कितना है 2, सो दैट विल बी Q, ये थीटा नहीं है Q है, आप स्मॉल q ले सकते हैं, अपॉन पाई R, ये यहाँ पर पुट कर दोगे लैम्डा की वैल्यू Q अपॉन पाई R, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी, राइट। देखो वैसे तो इसका प्रूफ होता है, प्रूफ भी बहुत आसान है, लेकिन इतना टाइम अभी आपके पास है नहीं कि आप प्रूफ करो, है ना, और इतने से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, राइट। एक केस और ले लेते हैं, कहाँ पर ले, यहीं पर लेते हैं, चलो केस 2, है ना, इन द केस ऑफ क्वार्टर सर्कल, इन द केस ऑफ क्वार्टर सर्कल, राइट। क्वार्टर सर्कल क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, 90 बाई 2 मीन्स 45, तो E इज इक्वल टू 2K लैम्डा साइन 45, एंड साइन 45 कितना होता है 1 बाई रूट लैम्डा अपॉन रूट 2, सॉल्व करेंगे तो रूट 2 K लैम्डा अपॉन R, है ना। लैम्डा फिर से यहाँ से इस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो 2 पाई R इंटू 90 अपॉन 360 डिग्री, दैट इज 4, दैट इज पाई R बाई 2, सो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन Q, यानी टोटल चार्ज अपॉन पाई R बाई 2, पुट कर दोगे
आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, अगर ये सर्कल पूरा हो गया तो क्या होगा, अगर ये सर्कल पूरा हो गया तो क्या होगा, पूरा होगा तो ये 360 डिग्री हो जाएगा, 360 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। और साइन 180 डिग्री क्या होता है 0। और ये देखो बहुत लॉजिकल भी है, बहुत लॉजिकल क्यों है, क्योंकि अगर मैं यहां पर बनाता हूं राइट, और यहां पर सिर्फ बनाने के लिए मैं इस तरीके से बना लेता हूं कैसे, क्योंकि यूनिफॉर्मली स्प्रेड करना है, ये चार बना लेता हूं राइट। ये पॉजिटिव चार्ज इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, जितने भी चार्ज, बिकॉज ये रेडियस में है, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। तो क्या सारे चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? अगर सारे चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो नेट चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और नेट चार्ज अगर हमारे पास 0 हो जाएगा तो बिना चार्ज के तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी नहीं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे लिए 0 हो जाएगी राइट। चलो ओके, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ चार्ज्ड रे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ चार्ज्ड रे। एक चार्ज रिंग है, मतलब उस पूरी रिंग में क्या है चार्ज है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें क्या देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो बना लेते हैं, सपोज ये हमारी क्या है रिंग है ना, और ये क्या है चार्ज है। ना इसका सेंटर है, ठीक है, ये डिस्टेंस ये क्या है r है, या फिर इसे इस पॉइंट पर सपोज आपको निकालना है, इस पॉइंट पर आपको निकालना है, इसको मान लो x और इसको मान लो r, दिस इज स्मॉल r राइट, पॉइंट P, इसी पॉइंट P पर। अब हम जनरल केस लिख लेते हैं, उसके बाद हम पॉइंट P को इधर उधर कर देंगे। तो अगर जनरल केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है, ये Q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, a q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 राइट। अब देखो केस बना लेते हैं, केस 1 इट x इज इक्वल टू 0, इट x इज इक्वल टू 0, हम कहां पर पहुंच जाएंगे सेंटर, और अगर सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी राइट, है ना। चार्ज अभी हमने देखा था सर्कुलर केस में एक दूसरे को कैंसिल किए दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, E इज इक्वल टू 0 राइट। नेक्स्ट ये क्या है 8 x इज इक्वल टू 0। अब अगर x बहुत बड़ा हो जाए, x क्या है बहुत बड़ा हो जाए, मतलब टेंस टू इनफाइनाइट हो जाए, अगर x टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा तो दिस वैल्यू टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगी, इस टू लिख लेते हैं, if x टेंस टू मतलब इनफाइनाइट तक पहुंच रहा है, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर भी इनफाइनाइट तक पहुंच रहा होगा, और अगर ये इनफाइनाइट तक पहुंच रहा होगा तो e टेंस टू 0, मतलब ये 0 तक पहुंच रहा होगा, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट तो 0 हो जाएगी वैल्यू। अब कोई पूछेगा क्या ये 0 होगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये 0 तक पहुंच रहा होगा बट 0 नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये कोई फाइनाइट वैल्यू तो नहीं है कि हम फाइनाइट 0 बोल रहे हैं उसे, है ना। दिस वाज रीचिंग टू 0, 0.00001 समथिंग, मतलब वो 0 तक पहुंच रहा होगा, जैसे जैसे ये इनफाइनाइट तक पहुंचता रहेगा वो 0 तक पहुंचता रहेगा राइट। नाउ थर्ड केस, केस 3, अगर जो आपका x है
ये बहुत बड़ा हो जाए आर से, तो हम क्या बोल सकते हैं दैट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विल बी नियरली इक्वल टू, क्या हो जाएगा, आर से बहुत बड़ा है, मतलब इसके हिसाब से ये वैल्यू बहुत छोटी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और जैसे ही ये होगा तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और ये होता है एक्स क्यूब, तो के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब कैंसिल होगा, तो के क्यूब अपॉन एक्स। तो अगर आपकी x की वैल्यू, मतलब जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख रहे हैं, वो रिंग के रेडियस से बहुत ज़्यादा हो जाए, राइट, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनती है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बनती है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। और मेरे से आई डोंट नो, आई गेस शायद मिस हो गया है, ये जो k की वैल्यू होती है ना, जब हम फ्री स्पेस में देखते हैं, तो दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और कांस्टेंट होती है तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, और एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। मैं शायद बताना भूल गया हूँ, 10 टू द पावर -12, राइट, और इसकी यूनिट होती है, आप निकाल भी सकते हैं, पर कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, राइट, है ना। सो ये पता होगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, शायद मैं बताना भूल गया हूँ, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ओके। अब देखो, ये वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है ना, अगर ये वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है, मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी, है ना, देयर वुड बी सम पॉइंट। अब यहाँ पर वो मैक्सिमम मिनिमम आपको पता है, अगर मैं इसको dE/dx कर दूं, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूं और इक्वल टू 0 पुट कर दूं, राइट, तो हमें क्या मिल सकता है, x की वैल्यू मिल सकती है जहां पर ये क्या हो मैक्सिमम, है ना, बट हमें प्रूफ अभी करना नहीं है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, इधर मैं लिख देता हूं E नेट मैक्सिमम, राइट, E नेट मैक्सिमम, ये जिस वैल्यू पे हमें मिलती है दैट इज x इज इक्वल टू r अपॉन √2, और ये प्लस माइनस √2 है, क्योंकि आर स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर, तो दोनों पे हमें सेम इंटेंसिटी मिलेगी, दैट इज प्लस माइनस √2, राइट। अब यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं तो हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाती है, एंड दैट इज E maximum, sorry, 8x is equal to, and E maximum is equal to 2kq upon 3√3 r square, 2kq अपॉन 3√3 r स्क्वायर, ये है मैक्सिमम फील्ड इंटेंसिटी। कहाँ पर मिल रही है ये मिल रही है जब x की वैल्यू प्लस माइनस r अपॉन √2 है, और कितनी वैल्यू मिल रही है, ये मिल रही है 2kq अपॉन 3√3 r स्क्वायर, राइट, √3 r स्क्वायर, राइट। सो आई थिंक ये बहुत सारे, मुझे लग रहा है कि सारे जनरल केस एक रह गए शायद, लाइन चार्ज के लिए रह गया, वो भी डिस्कस कर लेते हैं।
सपोज कोई एक चार्ज है ना, और उसको ऐसे लाइन पे स्प्रेड कर दिया है, लाइन पे स्प्रेड कर दिया है, राइट। और किसी एक पॉइंट है यहाँ पर, सपोज ये पॉइंट P है और ये चार्ज इस तरीके से स्प्रेड कर दिया है, और ये क्या है, लेंथ L है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पर लेमडा की वैल्यू क्या होगी, लेमडा इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी होता है ना। टोटल चार्ज क्या है, सपोज Q है, तो लेमडा इज इक्वल टू Q अपॉन है, राइट। और ये डिस्टेंस है सपोज A, ये डिस्टेंस है आपके पास A, ओके। तो आप पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ कितनी होती है ना। सो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज K लेमडा 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन A प्लस L। और यहाँ पर लेमडा इज इक्वल टू आपको पता है, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज डेंसिटी, दैट इज Q अपॉन L है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है दैट इज 1 अपॉन A माइनस, चलो ठीक है, ओके। सो दिस डिस्टेंस इज L, जिस डिस्टेंस पर इसे स्प्रेड किया गया था, राइट। सो दैट इज K लेमडा 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन A प्लस L, ओके। बहुत सिंपल सा है ये। ओके चलिए ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। कुछ छोटी छोटी सी बातें वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना, याद रखना जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस कर लिया है, फॉर पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड्स, राइट, देन फॉर नेगेटिव चार्ज इनवर्ड्स, राइट। सेकेंड सपोज ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड जा रहे हैं, तो ये कहाँ तक आउटवर्ड जाएंगे, ये जाएंगे इनफाइनाइट तक, आइदर तो ये इनफाइनाइट तक जाएंगे, और या फिर इन्हें रास्ते में कोई निगेटिव चार्ज मिल जाए, रास्ते में कोई निगेटिव चार्ज मिल जाए। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव से निकल के कहाँ टर्मिनेट हो सकती है, निगेटिव में। देखो इधर से निकल रहे, निगेटिव में क्या है, निगेटिव में आती है, मतलब यहाँ पे अंदर चले जाएंगे, दैट इज ऑल। टर्मिनेट कहाँ से हो सकती है, पॉजिटिव से लेकर निगेटिव में, या फिर अगर नहीं टर्मिनेट हुई, कोई निगेटिव चार्ज नहीं आया, तो कहाँ तक जाएंगी, इनफाइनाइट पर। क्या बीच में कभी टर्मिनेट हो सकती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बिल्कुल भी नहीं हो सकती हैं, राइट। कहाँ तक जाएंगी, या तो इनफाइनाइट तक या तो निगेटिव चार्ज। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा कि सपोज दो चार्ज है, राइट, सपोज दिस इज QA, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से हैं, और ये है QB, राइट। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से, राइट, ये इस तरीके से। तो जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना, मतलब ये वाली वैल्यू Q अपॉन ये वाली वैल्यू, या फिर सरकमफ्रेंस सर्कल है, ये वैल्यू ज्यादा होगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, है ना। अब आप कह दो कि सर क्या फिर इसको इसी तरह बनाएंगे, इसमें 4 लाइनें बनाएंगे, नहीं। जब आप कंपेयर करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, किसी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड से, तब आप ऐसे देखोगे। अगर मैं सिर्फ QA की बात कर रहा हूं तो इसको मैं बहुत ऐसे बना सकता हूं, है ना, या फिर और लाइंस बना सकता हूं, जितनी मेरी मन करता है उतनी लाइंस बना सकता हूं, राइट, कितनी भी लाइन बनाओ। अगर ये सिंगल चार्ज है तो इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो आपको देखना होता है कि किसमें डेंसिटी ज्यादा है, जिसमें डेंसिटी ज्यादा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट, क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
एक ही तरफ बना सकता हूँ कि सपोज 4-5 लाइन्स हैं, मैं सबको इधर बना सकता हूँ, नहीं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे चार्ज स्पेस में, चार्ज के चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। और अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है तो आपका यूनिफॉर्म पैटर्न होना चाहिए, राइट। तो हमने 2-3 चीजें पढ़ी, इनफाइनाइट पर या फिर निगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होगी, देन जिसमें डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, एंड पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाएंगे, निगेटिव चार्ज से अंदर की तरफ आएंगे, राइट। सिमेट्रिक होती है, राइट। अब सपोज मैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट करता हूँ और या फिर नहीं ऐसे सपोज फर्स्ट पॉइंट, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न है, और आपसे पूछा जाता है कि सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर मैक्सिमम है, कहाँ पर मिनिमम है। देखो डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर पास है, यहाँ पर उससे थोड़ा सा दूर है, यहाँ पर बहुत दूर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एट ए is greater than electric field intensity at C, and electric field intensity C is greater than electric field intensity at B, right, correct। इस तरीके से सपोज मूव कर रहे हैं, है ना। अब वो आपसे पूछा जाए कहाँ पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ निगेटिव चार्ज है ना, कैसे बताओगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर रही है इस तरीके से, है ना। आगे कहीं पर मिल जाएगा तो टर्मिनेट हो जाएंगी, नहीं मिलेगा तो टर्मिनेट नहीं होगी। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सपोज कोई पैटर्न है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से मूव कर रही है ना, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज से निकली, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है तो बच के निकल रही है यहाँ से। तो अगर आपको डायरेक्शन चाहिए किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे क्या करिए आप, टेंजेंट डाल दीजिए, है ना। और अगर आप टेंजेंट डाल देंगे तो टेंजेंट आपको डायरेक्शन बता देगा, टेंजेंट आपको डायरेक्शन बता देगा, राइट, है ना। देखो सपोज यहाँ पर मैं 2 चार्जेस बनाता हूँ, आपके 2 पॉजिटिव बनाता हूँ, देखो कैसे मूव करते हैं। अब आपने कहा कि इनफाइनाइट पे जाके रुकेंगी, यहाँ से भी निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही है, राइट। तो क्या ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, बिल्कुल क्रॉस नहीं करेंगे। अगर क्रॉस करेंगे आप टेंजेंट डालोगे तो दो डायरेक्शन हो जाएंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, वो नहीं हो सकती। तो ये क्या करते हैं कुछ इस तरीके से, मतलब एक दूसरे से बच के ऐसे निकल जाएंगे, है ना। ये बना देते हैं, इस तरीके से बच के निकल जाएंगे, है ना। मतलब कभी भी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, क्योंकि जैसे ही क्रॉस करेंगी वहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको 2 डायरेक्शन मिलने लगेंगी, जो कि किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉसिबल नहीं है ना। सो इस तरीके से बच के निकल लेते हैं। यहाँ से हमने 2 पॉइंट सीखे कि एक तो क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है, एक तो क्रॉस नहीं करेंगे, और दूसरा क्या होगा, अगर सेम चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हुए निकल जाएंगे। मतलब है ना, 2 लोग लड़ रहे हैं लेकिन हाथ नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे पे, है ना, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, बातों से कितना भी रिपेल करते रहें, ये कितना भी रिपेल करते रहें, एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह की है जो हम बनाएंगे क्वेश्चंस में, राइट, मैं कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह की है कहीं पर, मतलब इक्वी डिस्टेंस एंड पैरेलल, तो इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इक्वी डिस्टेंस है एंड पैरेलल है तो दैट विल बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे हम यही बनाएंगे। ओके, अब कैसे और क्या पॉइंट है, लास्ट पॉइंट देखो, अगर सपोज कहीं पर 2 चार्ज है, सपोज दिस इज +3Q
एंड दिस इज +2। अब अगर आपको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है ना, तो उसकी इंटेंसिटी आप कैसे बनाओगे, है ना। ये देखो हमने पहले ही पढ़ा था कि एक सिस्टम में क्या होता है, नेट चार्ज देखेंगे हम, नेट फोर्स देखेंगे। तो इस अगर कोई ऐसा सिस्टम है ना, और इसमें आपको देखना है, तो इसमें आप देखोगे 3q + 2p, तो नेट चार्ज कितना बचेगा, नेट चार्ज कितना बनेगा, नेट चार्ज बनेगा इसका 3 + 2 5q। तो जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो किसके लिए आएंगी, 5q के लिए, राइट। सपोज ये -2q है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके लिए आएंगी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी आपकी 3q -2q मतलब +q के लिए, है ना। तो अब ऐसा तो नहीं है कि इसमें अंदर जाने वाली लाइन बनाओ, इसमें हम क्या बनाएंगे, +q के लिए बाहर निकलती है लाइन प्लस के लिए, तो हम बाहर वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे, राइट। अगर सपोज दोनों माइनस होते तो -5q के लिए अंदर वाली लाइन ड्रॉ कर देते, या फिर ये प्लस होता है ये माइनस होता तो -q के लिए हम अंदर वाली लाइन ड्रॉ कर देते, राइट। तो जो भी नेट चार्ज बनता है, जो भी नेट चार्ज बनता है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गवर्न करता है, राइट। सो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। दैट वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम अगला टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है उनके प्यार की खबर जो है पूरे ज़माने में फैल गई, है ना। और प्यार किसी के रोके तो रुकता नहीं है, तो लोगों ने कहा इस प्यार को क्या नाम दें, उन्होंने इस प्यार को नाम दिया डाइपोल। अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है ना, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है और इस डिस्टेंस को हम L एंड L मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2L हो जाएगी, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है, तो इनके बीच में जो फोर्स जनरेट होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। एंड ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जो भी चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसे P से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज Q × 2M, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। सपोज ये पॉइंट है P, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए और ये है x डिस्टेंस पर मिड पॉइंट्स है ना, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर आती है E नेट, जो हमें डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलती है, दैट इज 2K x अपॉन √x² - L², जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल आती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में, दैट इज 2kpx x² - L², राइट। अब अगर x = 0 हो जाएगा, यहाँ पर x = 0 हो जाएगा, है ना, हो सकता है क्या कभी हम किस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, मिड पॉइंट पर। मिड पॉइंट पर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव की वजह से मिलके क्या किया इन्होंने, 0 किया है। नेक्स्ट अगर x वेरी 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 ग्रेटर देन L, x जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है L से, तो x² - L² क्या हो जाएगा, x² - L² विल बी x², पुट करिए, यहाँ से E नेट क्या हो जाएगा
2kpx डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2k, oh sorry, this is square, I'm very sorry, x square minus l square to the whole square, the under root, my bad, I am very sorry, literally very sorry. So this is x square to whole square, so that will be equal to 2kp upon x cube, 2kp upon x cube. अगर x बहुत ज़्यादा हो जाता है L से, मतलब जो आपके डाइपोल के मिड पॉइंट से लेंथ है, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बनती है दैट इज 2kp अपॉन x क्यूब. ओके, अब लेट्स सी, मतलब आई डोंट नो, किसी एक रेंडम पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट पे है ना, इसी में बता देता हूँ, इसको हटा देते हैं. किसी एक रेंडम पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए डाइपोल की वजह से, सपोज ये पॉइंट P है, ये क्या है, x है, राइट. किसी एक रेंडम पॉइंट इन स्पेस, एट एनी पॉइंट इन स्पेस, अगर किसी भी एक पॉइंट पे स्पेस के आपको, ये एंगल बन रहा है थीटा, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए ड्यू टू डाइपोल, तो वो होती है E इज इक्वल टू kp अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1. P इज इक्वल टू k की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹. P क्या है, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना. x क्या है, मिड से, डाइपोल के मिड पॉइंट से जिस पॉइंट पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो, तो वहां तक की डिस्टेंस. थीटा क्या है, एंगल. अब केस देख लो, सपोज केस 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, so a इज इक्वल टू kp अपॉन x क्यूब अंडर रूट 3 cos 0 1 होता है प्लस 1, so that is 4, रूट 4 is 2, so that is 2 kp अपॉन x क्यूब. देखो ये वाला पॉइंट बन गया, थीटा 0 था पहले वाले केस में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2kp अपॉन x क्यूब, राइट. एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये जो पॉइंट है ये जस्ट ऊपर है, ये वाला पॉइंट है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है. थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जैसे 90 डिग्री रखोगे तो E इज इक्वल टू kp अपॉन x क्यूब, रूट 90 is 1, root 1, so that is kp upon x. तो अगर आपका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डाइपोल, तो क्या बन जाता है फॉर्मूला बन जाता है kp अपॉन x क्यूब. फॉर्मूला बन जाता है आपका kp अपॉन x क्यूब, राइट. आई थिंक क्लियर है. ओके, so that was electric dipole and electric field intensity due to dipole. Now next very important topic, and that is electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर बहुत आसान शब्दों में आप समझो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी सरफेस से पास हो रही है, राइट, सपोज मैं इस तरीके से कुछ सरफेस बनाने का ट्राई करता हूँ और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, राइट. तो एक पर्टिकुलर सरफेस से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसे हम बोलते हैं फ्लक्स,
और इसे हम डिनोट करते हैं फाई से, इसे हम डिनोट करते हैं फाई से, राइट। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास तो हो रहा है, लेकिन इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देना। नंबर 1, ये जो एरिया है ना, अगर सपोज मैं ये सरफेस मान लेता हूं तो परपेंडिकुलर पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है पास हो रही हैं, किसी एंगल में पास हो रही है। कैसे पास होनी चाहिए? परपेंडिकुलर पास होनी चाहिए, राइट, है ना। मतलब हमें कौन सा एरिया चाहिए? परपेंडिकुलर एरिया चाहिए, राइट। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको पता होगा, जिसे नहीं पता है उसके लिए मैं बता देता हूँ। जो भी हम सरफेस से एरिया लेते हैं वो उस पर्टिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर वाला एरिया लेते हैं, राइट। अगर मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ तो उसके परपेंडिकुलर रेक्टेंगल L into B, राइट। परपेंडिकुलर जो है वही वाला एरिया हम कंसीडर करते हैं। तो ये ऐसे ही पास होनी चाहिए। अगर किसी एंगल में पास हो रही है तो हमारे मतलब का नहीं है, राइट। ऑब्वियसली यहाँ पर देखो इक्वी डिस्टेंस एंड पैरेलल है, तो हमने क्या माना हुआ है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सबसे पहले तो परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर टू एरिया पास होनी चाहिए, राइट। एंड ये क्या माना है हमने? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसी लाइंस इस पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी पास हो रही है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आप देखो, ध्यान से देखो, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो लाइन पास होगी, तो इसी पर्टिकुलर एरिया से ज्यादा लाइंस पास हो जाएंगी, इसी पर्टिकुलर एरिया से ज्यादा लाइंस पास हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पर। बहुत सिंपल सी बात है। देन अगर मैं आपसे बात करूं कि सपोज मैं ये एरिया बड़ा कर देता हूं, है ना, इसको मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूं और बढ़ा देता हूं इस एरिया को, और बढ़ा दूंगा तो ये और लाइंस पास हो जाएंगी, राइट, और लाइंस पास हो जाएंगी। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर एरिया बढ़ जाएगा तब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, है ना। तो एरिया और किस पर डिपेंड कर रहा है? फ्लक्स और किस पर डिपेंड कर रहा है? एरिया पर डिपेंड कर रहा है, राइट। और मैंने बात की है आपके एंगल पर डिपेंड करता है ना, क्योंकि आपको क्या चाहिए? परपेंडिकुलर ही चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये होता है E डॉट A, और ये क्या होता है? E cos थीटा, E cos थीटा, राइट। और यहाँ पर एंगल क्या है? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, है ना। सो दैट ये बन जाता है हमारा पाई इक्वल टू EA cos थीटा, EA cos थीटा। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है, एंड दैट इज टर्म्ड एज द गॉस लॉ, है ना। गॉस लॉ सेज कि अगर ये फ्लक्स आप किसी इनक्लोज्ड सरफेस में बात कर रहे हो, अगर इसको आप किसी इनक्लोज्ड सरफेस में देख रहे हो, तो इस इनक्लोज्ड सरफेस में जो आपका फ्लक्स होगा यानी E डॉट DA होगा इनक्लोज सरफेस में, वो इक्वल टू होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब जो वहां पर चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज नोन एज द गॉस लॉ। सो गॉस सेज कि अगर आप किसी इनक्लोज्ड सरफेस में अगर आप ये फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हो, तो वो इक्वल टू होगा उस सरफेस में जितना चार्ज है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। एंड एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज व्हाट? 8.85 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर
कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट। ये हो गया हमारा गॉस लॉ, राइट। ओके, अब मतलब डिफरेंट केसेस में आप सपोज आपको किसी डिस्क में, ये हटा देते हैं आप लोग करने से, ये तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। सपोज एक डिस्क है ना, उसमें हमने बात की थी। अब इस डिस्क के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, राइट। सपोज ये चार्ज क्यू है, अब ये चार्ज क्यू है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाएगा, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ जाएंगे, तो मतलब यहाँ से क्रॉस होंगी, और क्रॉस होंगी तो कुछ इसके परपेंडिकुलर भी क्रॉस होंगी, है ना। तो सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये डिस्टेंस है इसके सेंटर से x, इस डिस्क का रेडियस है r और ये डिस्टेंस है x। अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या होगा, कि लाइंस इसकी तरफ आ रही होंगी तब भी तो इसको क्रॉस होकर आएंगी, है ना। अगर नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी तरफ आ रही होंगी तब भी इसको क्रॉस होकर आएंगे, मतलब कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर क्रॉस होंगी, तो फ्लक्स बन जाएंगे, है ना। सपोज इसको हम r बोल देते हैं, और ये आपको पता है r इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, राइट, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हालांकि ये यहाँ से प्रूफ होकर आता है, लेकिन हम प्रूफ कर नहीं रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि यहाँ से जो फ्लक्स होगा डिस्क में, जो आपका डिस्क में फ्लक्स होगा, दैट विल बी इक्वल टू q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अंडर 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। जो फ्लक्स होगा डिस्क में, दैट विल बी, देखो बहुत अगर अच्छा पेपर आ जाएगा तो एक आधा क्वेश्चन इससे आ सकता है। सो दैट इज q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, राइट। q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, राइट। ओके, सो आई गेस मैंने हर टॉपिक को टच कर लिया है, राइट। अगर कुछ मेरे से छूट गया हो तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइएगा। सो मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं रिमेनिंग पार्ट आपके डिस्कस कर लूँगा। बट आई गेस मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स एंड मैक्सिमम फॉर्मूलेज हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। सो प्लीज़ पढ़िए, बाकी चैप्टर्स के वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दूँगा। सो आई थिंक और आई होप कि आपको रिवीजन में ये हेल्प करेगा। कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड टाइम।